Assalamu alaikum student. Today we have to discuss all about the physics of solid. That's chapter 17 of second year physics, and our discussion topic is the mechanical properties of solid. In previous lecture we have studied the classifications of the solid. We have classified the solid into three different types on the basis of the arrangement of the atoms inside the solids. If we have to talk about the first type of solid, that's a crystalline solid. In a crystalline solid, the atoms are arranged in a regular manner. When we have to talk about the amorphous solid are such type of solids in which the atoms are not in a regular manners, they are not arranged in regular patterns. And on last, if we are talk about the polymeric solids, the solids in which the arrangement of order is in between the order of crystalline solids and amorphous solids. And next we have to talk about the mechanical properties of solid. In mechanical properties of solid, first of all we have to define the deformations in solid. हम लोग स्टूडेंट डिफॉर्मेशंस इन सॉलिड्स को स्टडी करेंगे कि सॉलिड में डिफॉर्मेशन से क्या मुराद है या इसका क्या मतलब है. लेट्स डिफाइन इट्स द प्रोसेस ऑफ वेरिएशंस इन लेंथ, वॉल्यूम एंड शेप ऑफ अ सॉलिड. ऐसा प्रोसेस जिसमें किसी भी सॉलिड की लेंथ, वॉल्यूम या शेप में कुछ वेरिएशंस आएँ, चेंजेस आएँ, उसको हम लोग नाम देंगे डिफॉर्मेशंस ऑफ सॉलिड्स का. स्टूडेंट यहाँ पे मैं इसको प्रोसेस बोल रहा हूँ. प्रोसेस बोल रही या थ्योरी बोल रही, क्योंकि हमारे पास ये जो डिफॉर्मेशंस ऑफ सॉलिड है ये कंप्लीट थ्योरी है, थ्योरी ऑफ डिफॉर्मेशंस ऑफ सॉलिड. ये नेक्स्ट चलकर हम इसको डिस्कस करते हैं. तो ये वो प्रोसेस जिसमें किसी सॉलिड की लेंथ, वॉल्यूम या शेप में चेंज आए, उस प्रोसेस को, उस थ्योरी में या उस थ्योरी को हम लोग नाम देंगे डिफॉर्मेशंस ऑफ सॉलिड्स का. इसकी अगर हम लोग एग्जांपल्स की, इसकी टाइप्स की बात करें स्टूडेंट, देयर आर टू टाइप्स ऑफ द डिफॉर्मेशंस इन सॉलिड. फर्स्ट वन इज अ इलास्टिक डिफॉर्मेशन एंड सेकंड वन इज अ प्लास्टिक डिफॉर्मेशन. Elastic deformation is a temporary deformation if there is a deformations in length, volume or shape of a solid and under the action of some external force, and after removing the external force, if the solid retain its original state, such type of deformations are said to be the elastic deformation. And if we have to talk about the plastic deformation, if we have to apply a force on a solid and there is a variations in a volume, shape and length of a solid, and after removing the force, if the solid does not returns into its original state, then such type of deformations in a solids are known as a plastic deformation. Have you captured here? The elastic deformation is the temporary deformation and plastic deformation as the permanent deformations in the solids. And next, if we have to talk about the examples of the deformations in the solid, and here we are just talking about the elastic deformations in the solid. हमारे पास एक रबर बॉल है स्टूडेंट, रबर बॉल है, यूँ सपोज कर ले टेनिस का एक बॉल है, इसको आप अपने हाथ में लें, कंप्रेस करें, इस पर फोर्स लगाएं. आप इस पर फोर्स लगाते हैं इन ऑल डायरेक्शंस, तो होता क्या है, इसका साइज़ में, इसकी शेप में चेंज आ जाता है. इसका साइज़ जहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ पे इसका साइज़ थोड़ा कम हो जाएगा, स्क्वीज़ हो जाएगा. ये क्यों? क्योंकि आपने इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाई है. लेकिन जैसे ही आप लोग ये एक्सटर्नल फोर्सेस जो आपने यहाँ पे लगाई हैं, अगर आप इनको रिमूव कर देते हैं तो दोबारा से जो हमारे पास ये जो बॉल है, ये वाली स्टेट दोबारा से रिटेन करेगा, ओरिजिनल स्टेट में वापस आ जाएगा. तो ये टाइप ऑफ जो सॉलिड, ये टाइप ऑफ जो डिफॉर्मेशंस हैं, आप इसे बोल सकते हैं दीज आर द डिफॉर्मेशंस इन सॉलिड एंड दीज आर द इलास्टिक डिफॉर्मेशंस इन द सॉलिड्स. नेक्स्ट, अगर हमारे पास सपोज करें हमारे पास एक प्लास्टिक स्ट्रिंग है या रबर स्ट्रिंग है, ठीक है, इसके दोनों एंड्स पे पकड़ के मैं इस पे फोर्स लगाता हूँ. एक स्ट्रिंग है प्लास्टिक या रबर की बनी हुई, इलास्टिकली है, इलास्टिक स्प्रिंग है, इलास्टिक रबर है या इलास्टिक स्ट्रिंग है. आप उसको दोनों एंड से पकड़ के ऐसे खींचें, ठीक है. आप दोनों एंड पे अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं. देखिए यहाँ पे मैंने डॉट से रिप्रेजेंट किया है, उसकी लेंथ में कोई ना कोई इंक्रीज आएगा. लेकिन अगर विद इन द इलास्टिक लिमिट, ठीक है, आप जो एक्सटर्नल फोर्स है कोई इतना ज़्यादा नहीं लगाते, आप जब उसको रिमूव करेंगे, ये जो इलास्टिक स्ट्रिंग है या ये जो प्लास्टिक स्ट्रिंग थी या रबर स्ट्रिंग थी, ये दोबारा से अपनी इनिशियल स्टेट को रिटेन करेगी, अपनी असली हालत में वापस आ जाएगी.
तो ये भी एक एग्जांपल है डिफॉर्मेशंस इन सॉलिड की। और ये कैसी डिफॉर्मेशंस हो रही हैं दोनों केसेस में? इलास्टिक डिफॉर्मेशंस हो रही हैं, टेम्परेरी डिफॉर्मेशंस हो रही हैं अंडर द एक्शन ऑफ सम एक्सटर्नल फोर्स। जैसे ही आप लोग एक्सटर्नल फोर्स को रिमूव करेंगे ये दोनों अपनी इनिशियल स्टेट को रिटेन करेंगे। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें डिफॉर्मेशंस इन अ क्रिस्टलाइन सॉलिड, मैं आपको अर्लियर बता चुका हूँ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स वो वाले सॉलिड्स होते हैं जिसमें एटम्स और मॉलिक्यूल एक रेगुलर पैटर्न में अरेंज्ड होते हैं, ठीक है। अगर हम लोग क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की बात करें, जो उसके एटम्स हैं या उसके जो मॉलिक्यूल हैं, जो भी उसकी कंपोजिशंस हैं, ठीक है, उनमें पीरियोडिसिटी होता है, वो रेगुलर अरे में होता है। अब उनमें जो है बॉन्डिंग होता है, एटम्स आपस में जुड़े होते हैं विद दी बॉन्ड, ठीक है, उनके दरमियान में कोहेसिव फोर्सेस एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है। जो उनकी पोजीशंस होती है वो देखें, क्रिस्टलाइन सॉलिड में एटम्स फ्रीली मूव नहीं कर सकते, वो बाउंडेड होते हैं, ठीक है, विद दी बॉन्ड विद अदर एटम्स, ठीक है। वो अपनी मेन पोजीशन के अराउंड जो है ना जस्ट वाइब्रेट कर सकते हैं, ऑसिलेट्स कर सकते हैं। जब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग किसी क्रिस्टलाइन सॉलिड पे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसके जो एटम्स हैं, ठीक है, अंडर द एक्शन ऑफ सम एक्सटर्नल फोर्स आर डिस्प्लेस्ड फ्रॉम देयर मीन और इक्विलिब्रियम पोजीशन। जब आप लोग क्रिस्टलाइन सॉलिड पे एक्सटर्नल फोर्स एक्सर्ट करते हैं तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के जो एटम्स हैं स्टूडेंट, वो अपनी इनिशियल पोजीशन जो उनकी इक्विलिब्रियम पोजीशन है या मीन पोजीशन है वहाँ से थोड़ा सा डिस्प्लेस हो जाते हैं। हम कहते हैं दिस क्रिस्टलाइन सॉलिड इज अंडर द एक्शन ऑफ अ स्ट्रेस। जब हम लोगों ने फोर्स लगाई वो अंडर द एक्शन ऑफ क्या आ गया, स्ट्रेस आ गया। तो यहाँ पे देखें जरा और से, ये एग्जांपल है, सपोज करें ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है, ये उसका कोई यूनिट सेल है, इसमें हमारे पास 5 एटम्स हैं, ये रेगुलर अरे में हैं विदाउट, जब कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, हमने इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा दिया, इसको कंप्रेस किया, हुआ क्या, ये जो इसके एटम्स हैं, जो इसके लैटिसेस हैं, अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन से थोड़ा सा देखें डिफॉर्म हो गए हैं, डिस्प्लेस हो गए हैं, डिफॉर्मेशंस इनमें आ गई हैं, ठीक है। अगर ये एक्सटर्नल फोर्स कोई ज़्यादा नहीं है, ठीक है, इनमें ये डिफॉर्मेशंस जो हैं इलास्टिकली होंगी, टेम्परेरी होंगी। नेक्स्ट हम लोगों ने इसी क्रिस्टल के ऊपर, इसी यूनिट सेल के ऊपर अपोजिट डायरेक्शन में फिर से फोर्स लगा दी, इधर फोर्स लगाई तो इसमें डिफॉर्मेशंस कुछ इस तरह से हो गई हैं, इसके जो एटम्स हैं वो डिस्प्लेस हो गए हैं अपनी मेन पोजीशन से। यहाँ पे ये इक्विलिब्रियम में थे इसके एटम्स, यहाँ पे फोर्स लगाए डिस्प्लेस हुए, यहाँ पे एक और ओरिएंटेशन में फोर्स लगाई, यहाँ पे भी इनमें कोई ना कोई डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस हुआ, अपनी मेन पोजीशन से थोड़ा सा डिस्प्लेस हो गए। नेक्स्ट अगर हम लोग जैसे ही ये वाली फोर्सेस या ये वाली फोर्सेस को रिमूव करते हैं, अगर ये फोर्सेस एक्सटर्नल फोर्सेस जो थी अगर कोई ज़्यादा नहीं थी तो ये यूनिट सेल दोबारा से अपनी स्टेट को रिटेन करेगा, ठीक है। तो स्टूडेंट ये जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की एबिलिटी है अंडर द एक्शन ऑफ सम एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है, अगर हम उन पे फोर्स लगाएं उसके एटम्स अपनी मेन पोजीशन से थोड़ा बहुत डिस्प्लेस हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही हम लोग एक्सटर्नल फोर्स को रिमूव करवाते हैं, अगर क्रिस्टलाइन सॉलिड अपनी ओरिजिनल स्टेट में वापस आ जाता है, अपनी इनिशियल स्टेट को रिटेन करता है, दैट्स प्रॉपर्टी ऑफ द क्रिस्टलाइन सॉलिड इज सेड टू बी अ इलास्टिसिटी। इस कैरेक्टरिस्टिक्स, इस प्रॉपर्टी ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को आप लोग नाम देते हैं इलास्टिसिटी का। लेट्स डिफाइन द इलास्टिसिटी, द एबिलिटी ऑफ अ बॉडी, एबिलिटी ऑफ अ सॉलिड, किसी भी सॉलिड की वो एबिलिटी टू रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल शेप इज कॉल्ड इलास्टिसिटी। किसी भी सॉलिड, किसी भी बॉडी की वो एबिलिटी जिसकी वजह से इट रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल शेप, कि वो अपनी ओरिजिनल शेप में रिटर्न करता है आफ्टर रिमूविंग द एक्सटर्नल फोर्स, उसको हम लोग नाम देते हैं इलास्टिसिटी का। इलास्टिसिटी इज द एबिलिटी ऑफ अ सॉलिड टू रिटर्न इनटू इट्स ओरिजिनल शेप आफ्टर रिमूविंग द एक्सटर्नल फोर्स इज सेड टू बी अ इलास्टिसिटी ऑफ द सॉलिड। इसको सॉलिड की इलास्टिसिटी का नाम देते हैं हम लोग स्टूडेंट। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें एक नई टर्म, जहाँ पे जो नेक्स्ट टर्म हमारे पास आ रही है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड में, तो वो है हमारे पास स्ट्रेस। स्ट्रेस हमारे पास होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। यूनिट एरिया पे जो आप फोर्स लगाते हैं वो स्ट्रेस होता है, और एज यू नो दैट दिस इज अ प्रेशर, और इसी को आप लोग प्रेशर बोलते हैं। लेकिन जब हम लोग सॉलिड्स की बात करते हैं, स्ट्रेस को हम लोग थोड़ा चेंज करके इसको डिफाइन करते हैं, द फोर्स अप्लाइड पर यूनिट, द फोर्स पर यूनिट, आप यूनिट एरिया पे जो फोर्स लगा रहे हैं टू प्रोड्यूस अ चेंज
in shape, volume or length of a body is called stress. आप यूनिट एरिया पे जो फोर्स लगाते हैं किसी भी बॉडी पे, किस लिए? टू चेंज इन इट्स शेप, इट्स लेंथ और इन इट्स वॉल्यूम। किसी भी सॉलिड पे, सॉलिड की वॉल्यूम, लेंथ या शेप में चेंज प्रोड्यूस करने के लिए जो आप उस पे यूनिट एरिया पे, उसके यूनिट एरिया पे फोर्स लगाएंगे वो स्ट्रेस कहलाएगा। मैं रिपीट कर देता हूँ, आप किसी भी सॉलिड के वॉल्यूम, लेंथ और शेप तीनों में से किसी एक चीज में चेंज लाना चाहते हैं, ठीक है, तो आप जब उस सॉलिड की यूनिट एरिया पे फोर्स एक्सर्ट करेंगे, फोर्स एक्सर्टेड, फोर्स पर यूनिट वॉल्यूम टू अ बॉडी टू create a change in its length, volume और shape is said to be a stress। तो इसके अगर हम लोग फार्मूला लिखें स्टूडेंट, यहाँ में लिखा है स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया, इट्स रिप्रेजेंटेड बाय सिग्मा। इसको सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, ये इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन F/A, और इसके अगर हम लोग यूनिट की बात करें N/m², न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, एंड दैट्स इक्वल टू पास्कल। इसका यूनिट जो होता है स्टूडेंट वो पास्कल में मेजर किया जाता है। द फोर्स पर यूनिट एरिया to produce a change in length, volume or shape of a solid is said to be a stress। अब ये तीन तरह की चेंजेस प्रोड्यूस करता है सॉलिड में, जो फोर्स पर यूनिट एरिया, लेंथ में भी चेंज प्रोड्यूस करेगा, वॉल्यूम में भी चेंज प्रोड्यूस करेगा, शेप में भी चेंज प्रोड्यूस करेगा। तो इन्हीं बेसिस पे ये जो चेंज प्रोड्यूस हो रही है लेंथ, शेप, वॉल्यूम में, इसी बेसिस पे स्ट्रेस को हम लोग 3 डिफरेंट टाइप्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं ऑन द बेसिस द फोर्स पर यूनिट एरिया which produces a change in length of a solid that is said to be a tensile stress। ऐसा फोर्स पर यूनिट एरिया जो किसी सॉलिड की लेंथ में चेंज प्रोड्यूस करे, उसके लिए हम लोग जो टर्म इस्तेमाल करते हैं टेंसाइल, टेंसाइल मीन चेंज इन लेंथ, टेंसाइल स्ट्रेस को हम लोग उसे बोलेंगे। एंड इफ द फोर्स पर यूनिट एरिया प्रोड्यूसेस अ चेंज इन वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड, देन दिस force per unit area is said to be a volumetric stress। If the force per unit area produces a change in shape of a solid, then this force per unit area is said to be a shear stress। तो इसी बेसिस पे हम लोगों ने स्ट्रेस को 3 डिफरेंट टाइप्स में जो है ना क्लासीफाई किया स्टूडेंट। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, यहाँ पे मैं बात कर रहा था इनिशियली, अगर आपको याद हो, द प्रोसेस ऑफ वेरिएशंस इन लेंथ, वॉल्यूम एंड शेप ऑफ अ सॉलिड इज कॉल्ड डिफॉर्मेशन इन सॉलिड। जो सॉलिड की लेंथ, वॉल्यूम या शेप में जो चेंज आता है, वेरिएशंस आती हैं, उस प्रोसेस को हम लोगों ने नाम दिया था डिफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड। एंड हाउ मच चेंज इन लेंथ, वॉल्यूम और शेप ऑफ अ सॉलिड, दैट्स अ स्ट्रेन। किसी भी सॉलिड की लेंथ, वॉल्यूम या शेप में जो चेंज होता है उसे हम बोलते हैं डिफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड। वो डिफॉर्मेशन किसी भी सॉलिड में कितना है, अगर उसकी मेजरमेंट कर लें तो वो ही हमारे पास स्ट्रेन कहलाता है, अकॉर्डिंग टू द डिफॉर्मेशन थ्योरी ऑफ सॉलिड। अकॉर्डिंग टू द डिफॉर्मेशन थ्योरी ऑफ सॉलिड, द स्ट्रेन कैन बी डिफाइंड एज इट इज अ मेजर ऑफ डिफॉर्मेशन ऑफ अ सॉलिड when stress is applied। When you have to apply a stress on a specific solid, how much change in its length, volume and shape under the action of that stress, the measurement of change in length, volume or shape is said to be a strain। किसी भी सॉलिड की लेंथ में, शेप में, वॉल्यूम में अंडर द एक्शन ऑफ सम एक्सटर्नल स्ट्रेस कितना चेंज आया है उसको हम लोग स्ट्रेन का नाम देंगे। और स्ट्रेन का जो सैम्बल होता है स्टूडेंट, इसको हम लोग एप्सिलॉन से रिप्रेजेंट करते हैं, ग्रीक लेटर एप्सिलॉन से इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। अगर इसके यूनिट की बात करें तो ये यूनिट लेस क्वांटिटी है क्योंकि ये फ्रैक्शनल चेंज होता है, ठीक है। अगर इसकी मैथमेटिक्स देखें, इसकी सेकंड डेफिनेशन अगर हम लोग देखें तो है टेंसाइल स्ट्रेन, सॉरी अगर हम लोग बात करें जिस तरह से हम लोगों ने स्ट्रेस को 3 डिफरेंट टाइप्स में कन्वर्ट किया है, फोर्स पर यूनिट एरिया विच प्रोड्यूस द चेंज इन लेंथ, वो टेंसाइल स्ट्रेस हो गया। ऐसा स्ट्रेस जो वॉल्यूम में चेंज प्रोड्यूस करे, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। ऐसा स्ट्रेस जो शेप में चेंज प्रोड्यूस करे, वो शेयर स्ट्रेस है। सिमिलरली द चेंज इन शेप और चेंज इन वॉल्यूम और चेंज इन लेंथ to the corresponding stress, we have differentiate the strain into 3 different types। First we have to talk about the tensile strain, fractional change in length is called tensile strain। अगर under the action of
if under the action of a tensile stress there is a change in a solid, then these changes are said to be a tensile strains. अगर टेंसाइल स्ट्रेस के अंदर जो चेंज होगी, अंडर एक्शन जो चेंज होगी, उनको आप लोग नाम देंगे टेंसाइल स्ट्रेन का. फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ, जो लेंथ में फ्रैक्शनल चेंज होगा उससे आप टेंसाइल स्ट्रेन बोलेंगे. इसका फार्मूला स्ट्रेन चेंज इन लेंथ, ओरिजिनल लेंथ, डेल्टा एल इज द, सपोज कर लें चेंज इन लेंथ है, ये आपके पास फिर ऐसी को यूज़ कर लें. सपोज कर लें ये हमारे पास ओरिजिनल लेंथ है और ये डॉटेड फॉर्म में चेंज इन लेंथ आया है. ओरिजिनल डिवाइडिंग बाय, सॉरी, चेंज इन लेंथ डिवाइडिंग बाय ओरिजिनल इज कॉल्ड स्ट्रेन, tensile strain. Next type is a volumetric strain, the strain which is caused by the volumetric stress, the strain which is caused by the volumetric stress. ऐसा strain जो volumetric stress की वजह से प्रोड्यूस हो. If you have to apply a force per unit area to a solid and there is a change in its volume, how much change in its volume? That's change in volume, fractional change in volume of the solid is said to be a volumetric strain. आप किसी solid पे जो है ना टेंसाइल स्ट्रेस, आप किसी solid पे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस जो है अप्लाई करते हैं, उसके अंडर, ठीक है, solid की वॉल्यूम में कितना चेंज आता है, that's fractional change in volume of a solid is called tensile strain. Sorry, it's called volumetric strain. Sorry, इसके अगर हम लोग फार्मूला लिखें, volumetric strain can be defined as it's a fractional change in volume dividing by original volume. ये सपोज कि हमारे पास फिग है, इसका ओरिजिनल वॉल्यूम v है, लेकिन हम इस पे ऑल ओवर डायरेक्शन में फोर्सेस लगाएं अगर हम लोग स्टूडेंट, तो इसकी शेप या इसके वॉल्यूम में जो चेंज आएगा, डिक्रीज आएगा, तो वो हो गया डेल्टा वी. ओरिजिनल कितना था v, चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडिंग बाय ओरिजिनल वॉल्यूम, दैट्स अ वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन. The strain which is caused by the volumetric stress is called volumetric strain. The strain which is caused by the tensile stress is called tensile strain. And next we have to talk about the shear strain, the strain which is caused by the shear stress. अगर आप लोग किसी सॉलिड पे फोर्स पर यूनिट एरिया अप्लाई करें और उसके जो है ना शेप में चेंज आए, तो उसको हम लोग नाम देंगे शेयर स्ट्रेन का. इफ़ यू हैव टू अप्लाई द शेयर स्ट्रेस टू अ सॉलिड एंड देयर आर चेंजेस इन द शेप ऑफ अ सॉलिड, हाउ मच चेंजेस इन द शेप ऑफ अ सॉलिड, दैट्स अ शेयर स्ट्रेन. अगर इसका हम लोग फार्मूला लिखें, चेंज इन शेप डिवाइडिंग बाय ओरिजिनल शेप, दिस इज अ फ्रैक्शनल चेंज इन शेप ऑफ अ सॉलिड. किसी सॉलिड की शेप में जो फ्रैक्शनल चेंज होगा, आप उसे कह सकते हैं वो हमारे पास शेयर स्ट्रेन कहलाएगा स्टूडेंट. इसको अगर हम लोग समझें, हमारे पास ये डायग्राम है, ये देखिए हमारे पास मैंने विदाउट डॉट्स जो है ना क्लियर लाइन से एक बॉक्स बनाया है, क्यूब बनाया है, ठीक है, और इस पे ना अपोजिट डायरेक्शंस पे मैंने दो फोर्सेस एग्जर्ट कर दिए. एक फोर्स इस डायरेक्शन में है, लेफ्ट साइड में है, एक राइट साइड में है. तो देखिए यहाँ पे मैंने डॉट से रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है, समझाने की कोशिश की है कि ये सॉलिड जो है ना ये थोड़ा सा डिस्प्लेस होता है. ये नेक्स्ट मैंने इधर फोर्स लगाई, इधर फोर्स लगाई, ये ओरिजिनल स्टेट थी जो यहाँ पे लाइन से है, जो सॉलिड डिस्प्लेस हुआ, इसकी शेप में जो चेंज आया वो मैंने यहाँ पे डॉट से रिप्रेजेंट किया. देखिए जरा गौर से, डॉट से भी ये कंप्लीट जो है ना क्यूब बन रहा है, लेकिन थोड़ा डिस्प्लेस्ड है यहाँ पे. अब अगर इसकी हम लोग बात करें कि इसमें कितना शेप में चेंज आया, अगर देखें ओरिजिनल साइड जो है हमारे पास सॉलिड की, इस क्यूब की, उसका एरिया अगर हमारे पास ए है, जो चेंज आया है इसकी शेप में वो ये वाला, अगर टॉप व्यू से देखें ये वाला चेंज आया है, ठीक है, वो कितने है, उसका एरिया है डेल्टा ए, और डेल्टा ए डिवाइडिंग बाय ए, यही हमारे पास शेयर स्ट्रेन है. कितना चेंज आया है, शेयर स्ट्रेन को स्टूडेंट हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं गैमा से, और इसका जो फार्मूला होगा चेंज इन शेप डिवाइडिंग बाय ओरिजिनल शेप. चेंज इन शेप मीन चेंज इन एरिया, जो इस क्यूब के एरिया में चेंज आ रहा है, ये वाला, पहले ये वाला था हमारे पास क्यूब, जब फोर्स लगाई ये थोड़ा सा डिस्प्लेस होके यहाँ पे आ गया, यहाँ से यहाँ तक ये चेंज, ठीक है, ओरिजिनल ये था ए, अब ये थोड़ा डिस्प्लेस होके आगे चला गया है, ठीक है, इतना एरिया में चेंज आया, ओरिजिनल एरिया ये था, चेंज डिवाइडिंग बाय ओरिजिनल, दैट्स अ शेयर स्ट्रेन. अगर हम लोग नेक्स्ट बात करें, ये एंगल कैलकुलेट कर लें स्टूडेंट, जरा गौर से देखें, इस क्यूब के अंदर ये जो एंगल बन रहा है, अगर इस एंगल को हम लोग मेजर कर लें, ये एंगल हमें शेयर स्ट्रेन के बारे में बताएगा, हाउ मच चेंज इन शेप ऑफ दैट क्यूब. तो इस एंगल को कैलकुलेट करने के लिए देखें और से एक ट्राइंगल बन रही है, यहाँ से ये यहाँ से लेकर ऐसे, ठीक है,
यहाँ पे ऐसे और ये ऐसे, ठीक है। ये इसका टॉप व्यू हो गया। ये एक हमारे पास ट्राइंगल बन रही है, तो ये इसका बेस बन रहा है ए, ये इसका बन रहा है परपेंडिकुलर, और ये वाली जो डॉट लाइन है ये बन रहा है हाइपार्टिनस। तो यहाँ पे हम लोग अगर फाइंड करना चाहते हैं शेयर स्ट्रेन, तो हम लोग tan थीटा की रेशो यूज़ करते हैं। tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर यहाँ पे हुआ डेल्टा ए, बेस हुआ ए, तो हमारे पास हुआ डेल्टा ए ओवर ए, दैट्स इक्वल टू गैमा, और यही हमारे पास गैमा हुआ फॉर अ स्मॉल वैल्यू ऑफ एंगल। देखें ना, ये चेंज जो शेप में आ रहा है कोई ज़्यादा तो नहीं होगा, ये एंगल बहुत मिनिमम होगा। और स्मॉल वैल्यू ऑफ एंगल के लिए स्टूडेंट आप लोग जानते हैं tan थीटा कैन बी रिप्लेस्ड बाय थीटा, और यू कैन से दैट tan थीटा इज इक्वल टू थीटा। तो tan थीटा को थीटा बोल देंगे। इसी को इनमें गौर से देखें तो हमारे पास जो है ये अगर tan थीटा थीटा है तो ये किसकी इक्वल है, गैमा की इक्वल है, देन गैमा इज इक्वल टू थीटा। देन आप लोग कह सकते हैं कि अगर आप लोग ये कैलकुलेट कर लें, ये जो एंगल है आपके पास, तो आप लोग जो है ना ये शेयर स्ट्रेन का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जस्ट चेंज, अगर इसकी मैं आपको कोई एग्जांपल दूं प्रैक्टिकली, आपके पास कोई भी वायर है, ठीक है, या कोई भी स्ट्रिंग है, उसको थोड़ा सा एंगल पे बेंड कर दें, थोड़ा सा बेंड कर दें, ठीक है। इनिशियल उसका क्या पोजीशन था, आपने जो बेंड किया है वो एंगल कितना है, ठीक है। वो बेंडिंग एंगल अगर आप लोग कैलकुलेट कर लें, एक वायर है सपोज कर लें, स्ट्रेट वायर है, उसको थोड़ा सा शेप को चेंज कर दें, बेंड कर दें, बेंड करेंगे शेप में चेंज आएगा, ओरिजिनल और चेंज एंगल निकालें, वही एंगल आपके पास शेयर स्ट्रेन होगा। आप लोग एंगल को मेयर करके शेयर स्ट्रेन कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके साथ ही अल्लाह हाफिज़।